जल्द ही प्लेन लैंड हो गया। पूनम सिंह का दिमाग तेज रफ्तार से चल रहा था। वो उन दोनों का पीछा करना चाहती थी। निकासी गेट तक वो उन दोनों के पीछे आई। गेट पर आकर दोनों अलग अलग हो गए। पूनम सिंह ने मालकोष जिसको यह कार्य सौंपा गया था उसका पीछा करना उचित समझा। मालकोष टैक्सी लेकर चलने को हुआ। पूनम सिंह टैक्सी करने वाली थी कि तभी उन्होंने देखा मिस्टर सिंह उन्हें पिक करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर आ रहे थे। पूनम सिंह ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, वाह सिंह साहब, क्या टाइम पर एंट्री मारी है। जल्दी उस काली गाड़ी का पीछा कीजिए। भारत में कदम रखते ही तुम्हारे सिर पर शर्लोक होम्स का भूत सवार हो गया। मैं हरगिज किसी गाड़ी का पीछा नहीं करना। अब मेरी और तुम्हारी उम्र गाड़ियों का पीछा करने की नहीं, अभी तो भजन करने की है। घर चलो, मैंने तुम्हारे मनपसंद रेस्टोरेंट से तुम्हारा मनपसंद खाना मंगाया है। सिंह साहब, यह समय मनपसंद खाना खाने का नहीं है, अपितु अपने देश को बचाने का है। आपको कसम है हिंदुस्तान की, उन लोगों का पीछा कीजिए। जरूरी ना होता तो तुम्हें गाड़ी का पीछा करने के लिए मैं कभी ना कहती। मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। बस जरा सा ये देख लें ये रहता कहाँ है, फिर उसकी सूचना हम सरकार को कर देंगे। बस हमारा काम खत्म। मिस्टर सिंह की पूरी कोशिश के बाद भी गाड़ी उनकी नजरों से ओझल हो गई। पूनम सिंह ने कहा, चलो रहने दो, कल पीएमओ ऑफिस जाकर सारी सूचना उन्हें दे देंगे। अगली रोज जिद करके मिस्टर सिंह को पूनम सिंह अपने साथ पीएमओ ऑफिस ले गई। पीएमओ ऑफिस पहुंचकर उन्होंने देखा वहां शिकायतकर्ता, आवेदकों और फरियादियों की भारी भीड़ थी। पीएमओ के कर्मचारियों ने बताया कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट ले रखा है अथवा नहीं। पूनम सिंह ने कहा, हमें अपने लिए कुछ नहीं लेना है, बल्कि सुरक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रधानमंत्री को देनी है। अच्छा, तो आप क्या प्रधानमंत्री से मिलने आई हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो एक हफ्ते के लिए यूरोप टूर पर हैं। आप लोग सूचना ऑफिस से पीएम साहब से मिलने का अपॉइंटमेंट ले लीजिए, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आपको अगले साल से पहले की डेट नहीं मिलेगी। अगले साल तो क्या, 15 दिन के बाद की भी अगर हमें तारीख मिलती है तो वो भी हमारे लिए बेकार है। हमें तो तुरंत सूचना देनी है। आप ऐसा करिए, हमारी मीटिंग पीएमओ ऑफिसर दिनेश गांधी जी से करा दीजिए, हम उनको सब कुछ बता देंगे। मैडम, यहाँ सबकी सूचनाएं गोपनीय रहती हैं। आप हमें सूचना बता दीजिए, हम उसे पीएमओ ऑफिस तक पहुंचा देंगे। अरे मैंने बताया ना आपको, हम यह सूचना पीएमओ ऑफिसर दिनेश गांधी से छोटे किसी भी आदमी को नहीं दे सकते। ठीक है, तो आप सूचना अधिकारी से टोकन ले लीजिए और वहां बैठकर इंतजार कीजिए। सूचना विभाग पर भी काफ़ी भीड़ थी। बड़ी कठिनाई से आधे घंटे बाद उनका नंबर आया। सूचना विभाग का कर्मचारी भी उनसे तरह तरह के सवाल पूछता रहा। थक कर सिंह साहब ने पूनम सिंह से कहा, प्लीज़ चलो ना यहाँ से, तुम्हें ही फिक्र है देश की, और यहाँ किसी को देश की फिक्र है? इससे अच्छा है हम फेसबुक पर तुम्हारे उस मुस्तान उर्फ मालकोष को ढूंढें। थोड़ा धीरज रखिए सिंह साहब, अब लाइन में हमारा नंबर 7 है। थोड़ी देर बाद उन्हें 335 नंबर का टोकन मिला और उन लोगों ने उन्हें बताया कि आपका नंबर शाम को 4 बजे से पहले नहीं आएगा। अगर आप लोग कहीं जाना चाहें, खाना पीना चाहें तो आप हो आएँ। जब यह लोग खाना खाने के लिए जाने लगे तो उन्हें एक 35 साल के युवा ने रोका और कहा, अंकल, मैं काफ़ी देर से आप लोग को देख रहा हूँ, आप लोग परेशान हो रहे हैं। मेरा नाम विनायक जेटली है। अगर कोई भारत की सुरक्षा संबंधी सूचना है तो आप लोग बिना हिचक मुझे दे सकते हैं। मुझे बताने के बाद आप लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि आपने सूचना सही व्यक्ति को दी। सिंह साहब के स्थान पर पूनम सिंह ने
पूछा। पहली बात तो ये है कि हम नहीं जानते आप कौन हैं, सरकार के किस विभाग में काम करते हैं। अगर पीएम ऑफिस में काम करते हैं तो आपकी पोस्ट क्या है और आपका ऑफिस कहाँ है। हमें आपके विषय में कुछ भी तो पता नहीं और हम सूचना आपको दे दें। सॉरी मिस्टर, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है मैडम, जैसी आपकी इच्छा, खाइए धक्के। मिस्टर और मिसेज सिंह काफ़ी देर घूमने के बाद खाना खाकर पीएम ऑफिस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि दिनेश गांधी पीएम अधिकारी गृह मंत्रालय की मीटिंग में चले गए हैं। यह मीटिंग रात के 10 बजे तक चलनी है। अब क्या कहती हैं मैडम, वापस घर चलें? कुछ काम हुआ नहीं, आज का पूरा दिन बेकार हो गया। हम लोग की उम्र इन बातों के लिए नहीं है। कमाल है सिंह साहब, आप देश की हिफाजत करने को बेकार की बात समझते हैं। ऐसा नहीं है, बढ़ती हुई उम्र के कारण कह रहा हूँ। चलिए अच्छा, घर वापस चल रहे हैं। रास्ते में पूनम सिंह ने देख कहा, सिंह साहब, वो जो हमें पीएमओ ऑफिस में मिला था ना, विनायक जेटली, मैं देख रही हूँ वो मार्केट में भी और अभी भी लगातार हमारा पीछा कर रहा है। हो सकता है कोई बदमाश हो। आप जरा गाड़ी सड़क के किनारे लगा दीजिए। अगर ये हमारा घर देख लेगा तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। यहीं इसे चकमा देकर चलते हैं। रहने दो, हो सकता है कि उसके पास कोई हथियार हो और वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। इतनी भीड़ में कैसे हो सकता है ये? सिंह साहब, आप परेशान मत होइए, आप स्टीयरिंग सीट पर ही बैठिए, मैं अभी आती हूँ। पूनम सिंह 2-4 कदम जेटली की ओर बढ़ी। जेटली ने चेहरा छुपाने की कोशिश की पर वह नाकामयाब रहा। पूनम सिंह ने कहा, मिस्टर जेटली, आप यही रहते हैं या सुबह से हम लोगों का पीछा कर रहे हैं? जी जी, इस मार्केट में कुछ खरीदारी करने आया था। आप लोगों की दिनेश गांधी से मुलाकात हो गई? जी हाँ, मुलाकात हो गई थी और हमने उन्हें अपनी शिकायत भी बता दी। बेकार में झूठ बोल रही हैं आप मिसेस पूनम सिंह। मुझे मालूम है कि दिनेश गांधी 3:45 बजे मीटिंग में चले गए थे। देखिए मैडम, आप सिविलियंस में ये बहुत गलत बात होती है। आप लोग किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करते। आप लोग सोचते हैं कि केवल आप ही देशभक्त हैं, बाकी सब गद्दार हैं। मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर देश की कुछ सुरक्षा संबंधी बात है तो आप बिना हिचक मुझे बता दीजिए। पीएमओ ही नहीं, मैं आपकी बात पीएम तक से करा दूंगा। पूनम सिंह ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, अरे आप जाइए, बिल्कुल मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आप एक इम्पोस्टर हैं। पीएमओ ऑफिसर तक से तो आप बात करा नहीं सके, पीएम से मीटिंग कराएंगे। अरे जाइए जाइए, कहीं मुझे पुलिस को ना बुलाना पड़े। उस रात पूनम सिंह और सिंह साहब परेशान से घर के बरामदे में टहलते रहे। एक बार फिर से बताना, बदमाशों ने क्या कहा था? क्या पहेली बता रही थी तुम? ब्लास्ट की जगह और समय के बारे में? एक तो सिर्फ पराठे की है, दूसरी राजा के दरबार में और तीसरी वक्त आने पर बता देंगे। तारीख इस महीने की होगी और दिन मेरा नहीं होगा, ये कहा था बदमाशों ने। कठिन सी पहेली लग रही है, कैसे सुलझाएं समझ नहीं आ रहा। सुलझानी तो पड़ेगी सिंह साहब, ये लड़ाई मेरे देश और चंद बदमाशों के बीच है, इसे तो अपने देश को जीतना ही पड़ेगा। पूनम सिंह दृढ़ता से बोली। फिर वो सोचने लगी, बदमाश विस्फोट किसी भीड़ वाली जगह पर ही करेंगे ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। भीड़ भाड़ वाली जगह और पराठा, क्या हो सकता है? भीड़ भाड़ पराठा, भीड़ भाड़ पराठा, भीड़ भाड़ पराठा। ओ गॉड, समझ गई। अचानक पूनम सिंह चिल्लाई। क्या? सिंह साहब ने पूछा। पहले विस्फोट की जगह सिंह साहब चांदनी चौक की पराठे वाली गली, वही जगह है जहाँ पराठा और भीड़ साथ साथ मिलते हैं। अरे वाह, क्या गजब दिमाग चलाया है। पूनम, मानना पड़ेगा तुम्हें।
लेकिन अभी भी बाकी की 2 जगह के बारे में कुछ नहीं पता। और सबसे ज़रूरी सिंह साहब, विस्फोट की तारीख के बारे में कुछ नहीं पता। वो भी पता लग जाएगा पूनम, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। चलो, अब जितना पता है उसे तो इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री के ऑफिस को ये इन्फॉर्मेशन ईमेल कर देते हैं और कल फिर से चलेंगे ऑफिस। शायद कल मुलाकात हो जाए। अगले दिन 12 तारीख थी। पीएमओ ऑफिस जाने के बाद पता चला कि दिनेश गांधी का ट्रांसफ़र हो गया है। उनके स्थान पर कार्यवाहक अधिकारी चड्ढा साहब हैं। चड्ढा साहब की रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। चड्ढा साहब से भी बहुत मुश्किल से मिलने का समय मिला। 2:30 बजे का समय था जब पूनम सिंह की उनसे मुलाकात हुई। चड्ढा पहले ही कहने लगा, देखिए मेरे पास समय बहुत कम है, आप जल्दी से जो कुछ बताना है मुझे बता दीजिए। पूनम सिंह ने जो उन्होंने देखा था, सुना था, चड्ढा साहब को बताया। लेकिन चड्ढा पूनम सिंह की बातों में विशेष दिलचस्पी नहीं ले रहा था। बीच बीच में वह दूसरे लोगों से बात कर रहा था, चाय की चुस्कियाँ ले रहा था और बिल्कुल भी सीरियस नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है मैडम, अब आप जाइए, हम सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। उस एरिया में चप्पे चप्पे पर पुलिस होगी। जब पूनम सिंह बाहर निकली तो उन्होंने कुछ दूरी पर खड़े हुए मिस्टर जेटली को देखा। जेटली को देखकर उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। जेटली उनकी ओर बढ़े और कहने लगे, चड्ढा साहब से मुलाकात तो हो गई आपकी मैडम, वह बहुत ही ढीला और लापरवाह अधिकारी है, विशेष कुछ करेगा नहीं। कोई बात नहीं, इससे आपको किस बात का दुख है? जेटली की बातों को अनसुना करते हुए पूनम सिंह अपनी गाड़ी से जाने लगी। जेटली ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठीक है मैडम, मेरी बात पर यकीन न कीजिए, पर मेरा कार्ड तो रख लीजिए। अगर कभी मदद की ज़रूरत पड़े तो बस फ़ोन घुमा दीजिएगा। कहते हुए जेटली ने अपना कार्ड उन्हें थमा दिया। कार्ड पर सिर्फ उसका नाम और नंबर था। ठीक है, ठीक है। कहते हुए पूनम सिंह ने गाड़ी चला दी। उस रात पूनम सिंह बहुत परेशान रहीं। उनके मन में बदमाशों की पहेली चलती रही। दूसरा विस्फोट होगा और राजा के दरबार में। तारीख इस महीने की होगी, दिन मेरा नहीं होगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? जगह है राजा का दरबार, दिन मेरा नहीं होगा। राजा का दरबार कौन सी जगह हो सकती है? और दिन मेरा नहीं होगा, इसका क्या मतलब? पूनम को परेशान देखकर उसका मन बहलाने के लिए सिंह साहब ने उसे बुलाया। अरे पूनम, ये देखो, नई पार्लियामेंट तो ज़बरदस्त है। सीट तो देखो, एकदम राजा महाराजाओं जैसी। कल उद्घाटन है इसका, सारे एमएलए एमपी आएंगे। कल तो पहली बार पार्लियामेंट फुल होगी। पूनम आकर सिंह साहब के बगल में खड़ी हो गई और टीवी देखने लगी। तभी जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंधी। सिंह साहब, तुसी ग्रेट हो। अरे क्या हो गया? मेरी मानता का तुम्हें अब जाके पता चला? सिंह साहब ने चौंकते हुए कहा, राजा का दरबार मतलब पार्लियामेंट, जहाँ हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। और दिन मेरा नहीं होगा, मतलब दिन होगा तेरा, मतलब 13 तारीख, यानी कि कल, जब पार्लियामेंट फुल कैपेसिटी पे होगी। मतलब ये 3 विस्फोट कल होने वाले हैं सिंह साहब। एक चांदनी चौक में, एक पार्लियामेंट में और तीसरा किसी अज्ञात जगह पे। ये सुनकर सिंह साहब के होश उड़ गए। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन कल 12 बजे होगा, मतलब विस्फोट भी उसी समय होगा। तो हम उससे पहले वहाँ पहुँच जाएंगे और सबको आगाह करेंगे। अगली सुबह 13 तारीख को पूनम सिंह सुबह 8 बजे ही चांदनी चौक चली गई और सिंह साहब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की तरफ चले गए। दोनों ने फैसला किया कि कैसे भी हो इन विस्फोटों को रोकना होगा।
लेकिन पूनम ने पाया वहाँ किसी तरीके का सरकार का इंतज़ाम नहीं था। पैट लगने के कारण भीड़ और दिनों से काफ़ी ज़्यादा थी। पूनम सिंह काफ़ी दुखी थी। वो सोच रही थी कि बम ब्लास्ट में न जाने कितने निर्दोष बच्चे, औरतें और आदमी मारे जाएंगे और पता होते हुए भी वह किसी की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। निराश होकर उन्होंने सिंह साहब को फ़ोन लगाया और कहा, आप ठीक कह रहे थे सिंह साहब, इन लोगों ने कोई इंतजाम नहीं किया है। लगता है यहाँ पर बहुत खून खराबा होने वाला है। निराश मत हो मेरी लेडी जेम्स बॉन्ड। ऐसा करो, एक लाउड स्पीकर वाला मिनी ट्रक ले लो और उससे भीड़ को सावधान कर दो। लेकिन लाउड स्पीकर पर तुम मत बोलना। यह लोग बहुत ही खतरनाक हैं, तुम्हारे साथ वारदात कर सकते हैं। महिलाओं को ट्रक वालों से बात करना आसान नहीं होता। अक्सर ट्रक वाले शराब पिए रहते हैं और ना ही उनमें बात करने की तमीज़ होती है। 9:30 बज चुके थे। एक दो ट्रक वालों से उसने बात भी की, लेकिन वो स्पीकर पर घोषणा करने के लिए तैयार नहीं थे। पूनम सिंह निराश हो चली थी कि तभी उनके पास लाउड स्पीकर लगा एक मिनी ट्रक आकर रुका। ट्रक वाले ने कहा, जल्दी से पीछे चढ़ जाइए। पूनम सिंह आश्चर्य में थी, यह सब कैसे हो गया। वहाँ 2 माइक लगे हुए थे। एक माइक पर एक व्यक्ति अपने हाथ में माइक लिए हुए खड़ा था। आइए मैडम, जल्दी से अनाउंस करना शुरू कर दीजिए, मुझे गलत नहीं समझिए, मैं आपकी तरह ही छोटा मोटा देशभक्त जेटली हूँ। दोनों ने तुरंत माइक से अनाउंस करना शुरू कर दिया, आप लोग तुरंत फाउंटेन एरिया को खाली कर दें। यहाँ पर आतंकवादियों ने एक बम लगा रखा है। आप लोग किसी भी चीज़ को हाथ न लगाएं, बस हम जैसा कह रहे हैं वैसा करें। इस पूरे एरिया को जल्दी से जल्दी खाली कर दें। यह उद्घोषणा माइक से कई बार की गई। फलस्वरूप चारों ओर भगदड़ मच गई और आनन फानन में पूरा एरिया खाली हो गया। उधर जेटली के साथ बम स्क्वाड वाले भी आए थे। खाली जगह का फ़ायदा उठाकर उन्होंने जल्द ही बम को ढूंढ लिया और उसे डिफ्यूज़ कर दिया। अब तक 11 बज चुके थे। आइए मिसेस पूनम, जल्दी से चलिए यहाँ से, नहीं तो भारत की कर्मठ पुलिस हमें भी पकड़कर अपने साथ ले जाएगी और हजारों उल्टे सीधे सवाल करेगी। थोड़ी दूर जाने के बाद पूनम सिंह ने पूछा, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? सच बताऊं तो मिसेस पूनम, उस दिन पीएमओ ऑफिस में मैंने आपकी और सिंह साहब की बात सुन ली थी। वैसे मुझे अपने सूत्रों से भी थोड़ा थोड़ा मालूम था कि आतंकवादी कुछ ही दिनों में दिल्ली के किसी भाग में कुछ बड़ा करना जा रहे हैं। फिर जब मैंने आपको पीएमओ ऑफिस में कहते सुना मुस्तान उर्फ मालकोश, तो मैं समझ गया कि आपके पास कुछ काम की खबर है। मुस्तान नाम के आतंकवादी को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काफ़ी सालों से तलाश कर रही थी, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका असली नाम मालकोश है। आपको ये नाम पता चलना अपने आप में दर्शाता है कि आप कोई आम इंसान नहीं है। और फिर मैंने आपको अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया जिसमें माइक्रोचिप लगी हुई थी, जिससे मैं आपकी कल रात की बात सुन पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर आप मुझ पर यकीन ही नहीं कर रही थी, तो मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अब जब आपको पता चल ही गया है कि हम दोनों की मंजिलें एक ही हैं, तो क्यों ना आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर करें। चलो चलो, माफ़ किया। कहते हुए पूनम ने विजिटिंग कार्ड निकाल कर जेटली को वापस कर दिया और उससे जानकारी शेयर की। दोनों ने आगे की योजना एक दूसरे को बताई। पूनम सिंह ने जेटली से पूछा, क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तान का कुछ हाथ है। मुझे तो लगता है कि कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ जो नहीं चाहती कि भारत काफ़ी शक्तिशाली हो जाए, वही लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मालकोश एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। वो दोनों फिर एक वैन में बैठकर पार्लियामेंट की ओर रवाना हो गए। रास्ते में एक बम स्क्वाड के कर्मचारी ने जेटली से कहा, सर, पार्लियामेंट में तो बहुत भीड़ होगी,
कई लोग उद्घाटन देखने आए होंगे, वहां तो बम को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। सही कह रहे हो तुम, फिर भी हमें पूरी कोशिश तो करनी ही होगी, जान रहे या नहीं। 11:15 बजे वो लोग पार्लियामेंट पहुंचे। सब हताश थे कि इतनी भीड़ में कहाँ बम को ढूंढा जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट के पास तो माहौल एकदम उलट था। पूरी जगह सुनसान थी, न बंदा न बंदे की जात। पूनम और जेटलिन गाड़ी से निकले ही थे कि उन्हें दूर लाउड स्पीकर पे आवाज़ सुनाई दी, कृपया ये जगह खाली कर दें, यहाँ कोरोना का एक बहुत खतरनाक जीवाणु पाया गया है। लाउड स्पीकर पर आवाज़ ने उन्हें चौंकाया। ये सुनकर जेटली अपनी जेब में मास्क ढूंढने लगा। अरे अरे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मंद मंद मुस्कुराते हुए पूनम सिंह बोली। पूनम सिंह ने इशारा किया। उधर एक ऑटो पर लाउड स्पीकर बोलते हुए सिंह साहब आ रहे थे। पूनम को देखते ही वो ऑटो से उतर गए और उसे गले से लगा लिया। मैंने सोचा कि बम बोलूँगा तो अफरा तफरी मच जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी, सो अलग। कोरोना की बात सुनकर सब लोग खुद ही डर जाते हैं, सिंह साहब ने हंसते हुए कहा। बम स्क्वाड ने फिर से अपना काम बखूबी निभाया और दूसरे बम को भी डिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन एक बम अभी भी बाकी था और 11:40 का समय हो गया था, यानी बम फटने में अब सिर्फ 20 मिनट थे। जेटली ने पूछा, एक बार फिर बोलिएगा मैडम, आखिर बम कहाँ लगा है? उसने कहा था कि तीसरे बम के बारे में वक्त आने पर बता देंगे। ओह, ऐसा कोई बम से रिलेटेड मैसेज किसी इंटेलिजेंस टीम ने इंटरसेप्ट नहीं किया है? मतलब हम हार गए? नहीं जेटली, मेरे देश और बाहरी ताकतों की इस लड़ाई में हर बार मेरा देश ही जीतेगा। पूनम ने दृढ़ता से कहा। पर कैसे मैडम? 15 मिनट बचे हैं और हमारी टीम ने अभी तक कोई बम से रिलेटेड मैसेज इंटरसेप्ट नहीं किया है। नहीं जेटली, कुछ तो है जो हम देख नहीं रहे हैं। खास बात यह है कि उसने बाद में मालकोच को ये भी कहा था कि इसके बाद वो कभी एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। और याद रखना, प्लेन से उतरने के बाद तुम मुझे कभी कांटेक्ट नहीं करोगे। तो अगर वो कांटेक्ट नहीं करेंगे तो तीसरे बम की लोकेशन कैसे शेयर करेंगे? हो ना हो तीसरे बम की लोकेशन भी इसी मैसेज में कहीं छिपी है। वक्त आने पर बता देंगे, यही कहा था उस बदमाश ने। पूनम गहरी सोच में पड़ गई। उधर वक्त का कांटा बेरहमी से चल रहा था। तीसरे बम विस्फोट में अब सिर्फ 12 मिनट बचे थे। अरे अग्रवाल साहब, जरा अपनी घड़ी मुझे दे दीजिए, क्योंकि आज मैं घड़ी बंद करने आया। हर वक्त समय दिखता रहना चाहिए, एक एक मिनट कीमती है, जेटली ने अपने सहायक से कहा। जेटली, तीसरे बम का पता लग गया, चलो। मगर कहाँ? घंटाघर, जहाँ दिल्ली की सबसे बड़ी घड़ी लगी है, जो सबको वक्त दिखाती है। बदमाश ने कहा था। और तीसरी, वक्त आने पर बता देंगे। और वक्त पूरी दिल्ली को घंटाघर की घड़ी दिखाती है, चलो। वो सब तुरंत गाड़ी में बैठकर घंटाघर की ओर चल दिए। रास्ते में पूनम सिंह ने सिंह साहब के कंधे पर सिर रख लिया और बोली, सिंह साहब, आप प्लीज यहीं उतर जाइए। बम फटने में अब ज़्यादा देर नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो हम में से एक तो कम से कम बचना ही चाहिए। ये मेरी लड़ाई थी और मैं इसे अंत तक लड़ूंगी, पर आप प्लीज़ अपनी जान मत गंवाइए। सिंह साहब ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं हो तो मेरे होने का क्या औचित्य है पूनम? तुम हो तो हुई तो सब कुछ है। जाने कब साथ चले थे हम, कल की ही बात लगती है। हमारे इस सफ़र में न जाने कितने मोड़ आए। मुड़कर देख रहा था मैं जो रास्ते हम पीछे छोड़ आए, लेकिन अब तो मंजिल साफ दिखती है। तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ तो न जाने और कितनी दूर तक चल सकता हूँ। देख रहा हूँ वहाँ दूर जाते हमारे कदमों के निशान, कल को छूकर आते हैं। ये सुनकर पूनम सिंह की आंखें भर आईं।
तब तक घंटा घर भी आ गया था। अब 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, लेकिन गाड़ी से उतरते ही उन सबके होश उड़ गए। आज घंटा घर पर पैंट यानी फ्ली मार्केट लगा था। इतनी भीड़ थी कि लगता था पूरा दिल्ली उमड़ आया है। सबने तय किया कि अलग अलग दिशाओं में जाकर ढूंढेंगे। पूनम सिंह घंटाघर के पास आकर सोचने लगी कि बदमाश कहाँ बम प्लांट कर सकते हैं। तभी उसने देखा घंटाघर के गेट से एक शख्स निकल रहा है और तेजी से वहाँ पार्क की गई गाड़ियों की ओर जा रहा है। उसे देखते ही पूनम पहचान गई। अरे ये तो मालकोच है और घंटाघर से निकल रहा है। इसका मतलब बम घंटे घर की घड़ी में ही लगा है। जेटली, बम घंटाघर में है। जेटली ने तुरंत बम स्क्वाड वालों को इशारा किया। बम फटने में अब सिर्फ 3 मिनट थे। जेटली, वो देखो, मालकोच भाग रहा है। पूनम ने इशारा किया और बताया कि मैं मालकोच को पकड़ने जा रही हूँ। उधर मालकोच और उसके साथियों ने भी पुलिस को देख लिया था। उन सब ने अपनी बंदूकें निकाल ली और फायर करने लगे। जेटली और पूनम एक पेड़ के पीछे छुप गए। उधर सिंह साहब एक गाड़ी के पीछे छुप गए। बदमाश भारी फायरिंग कर रहे थे। जेटली ने एक रिवॉल्वर पूनम की ओर बढ़ाई और बोला, मैडम, आपने शायद ज़िंदगी में पहली बार रिवॉल्वर देखी होगी, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पूनम ने एक एक्सपर्ट की तरह रिवॉल्वर का सेफ्टी लॉक और बुलेट चैम्बर खोल के गोली काउंट करने लगी। फिर एक आंख बंद करके निशाना देखने लगी और बोली, रिवॉल्वर थोड़ी बाई ओर झुकी हुई है, लेकिन मैं काम चला लूँगी और अगर यहाँ से जिंदा निकल गए तो इसे ठीक भी कर दूँगी। फिर पूनम ने रिवॉल्वर से निशाना लगाया और गोली सीधा एक आतंकवादी की छाती में जा लगी और वो वहीं ढेर हो गया। मैडम, तुसी ग्रेट हो। बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़े हो ना, उस स्कूल का प्रिंसिपल मुझसे ही पढ़ता था। तब तक बम स्क्वाड ने बम को डिफ्यूज़ कर दिया था। तभी पूनम देखा कि मालकोच भाग रहा है। उसने आव देखा ना था, पीछे भागने लगी। उनके पीछे पीछे सिंह साहब भी भागने लगे। भागते भागते वो एक सकरी गली में घुस गए। तभी उसने देखा मालकोच ऊपर खड़ा है। अच्छा, तो आंटी आप हो। प्लेन में बहरी होने का नाटक करके हमारे सारे राज जान लिए। यही तो भारत के महान होने का राज है। जिस देश के सीनियर सिटीजन भी मुल्क की हिफाजत करते हों, उसका कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालकोच, मैं 62 ईयर की हूँ और एक तरह से अपनी पारी खेल चुकी हूँ। मुझे अपने मरने का जरा भी दुख नहीं होगा। दुख होगा तो ये कि मैं तुम लोग का सर्वनाश नहीं कर सकी। अच्छा, चलो, अपना नहीं तो अपने पति के मरने का तो दुख होगा, और वो आपके पीछे ही आ रहे हैं, तो पहले वही मरेंगे। पूनम ने पीछे मुड़कर देखा, सिंह साहब पीछे खड़े थे। तभी मालकोच ने उनकी ओर गोलियां चला दी, लेकिन इससे पहले पूनम सिंह साहब के आगे आ गई। एक गोली पूनम के दाएं सीने में और दूसरी दाएं कंधे में लगी। पूनम सिंह नीचे गिर गई। मालकोच बोला, वाहरी भारतीय नारी, मरने का इतना शौक है तो लो, एक गोली और खाओ। लेकिन इससे पहले कि मालकोच गोली चला पाता, एक गोली उसके सिर के आर पार चली गई और वो वहीं ढेर हो गया। ये गोली सिंह साहब ने चलाई थी। फिर उन्होंने झुक के पूनम को अपनी बाहों में भर लिया और जोर से चिल्लाए, कोई बचाओ मेरी पूनम को। तब तक वहाँ हॉस्पिटल से वैन आ गई थी जो जेटली लेकर आए थे, लेकिन पूनम सिंह की आंखें बंद हो रही थी। कहानी बीच में रोकते हुए दादा ने कहा, हमारी मंजिल आ गई है। आकर्ष ने देखा वो एक बहुत बड़ी भव्य सी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। सब उतर कर बिल्डिंग के अंदर जाने लगे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आकर्ष चाहता था कि दादा कहानी पूरी कर दें। उसे ये तो याद आ गया कि पूनम सिंह उसकी दादी का नाम है। तो क्या ये कहानी सच है? तो उसकी दादी को सच में गोली लगी है? कहाँ है उसकी दादी? आकर्ष के मन में तरह तरह के
सवाल उठ रहे थे। अब वो लोग बिल्डिंग के अंदर एक भव्य कमरे में आ गए थे। यहाँ बहुत से लोग सुंदर कपड़े पहने थे। आकर्ष ने देखा बीच में एक औरत खड़ी थी जो बहुत ही भव्य लग रही थी। आकर्ष को लगा कि उसने इस औरत को कहीं देखा है। मम्मी, ये कौन है? बेटा, ये भारत के राष्ट्रपति हैं। ये सुनकर आकर्ष की आंखें चौड़ गईं। तभी आकर्ष ने देखा राष्ट्रपति के दाईं ओर कुछ लोग परंपरागत वेशभूषा में खड़े हैं। उनमें से एक महिला पर आकर्ष की नज़र टिक गई। इस महिला का दायां हाथ में प्लास्टर था। उसे देखते ही आकर्ष जोर से चिल्लाया, दादी दादी, और जोर से उसकी ओर भागा। आकर्ष को देखकर पूनम सिंह हर्ष उल्लास से भर उठी और उसे प्यार करने लगी। तभी मंच से पूनम सिंह का नाम पुकारा जाने लगा। वो मंच की ओर बढ़ी। राष्ट्रपति ने पूनम सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित करते हुए कहा, मिसेस पूनम सिंह, मैं अपने और अपने देशवासियों की तरफ से कहती हूँ कि मैं, मेरा देश और मेरे सभी देशवासी हमेशा आपके कर्जदार रहेंगे। जब राष्ट्रपति ने पूनम सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया तो सदन में बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। उसी समय विनायक जेटली भी आ गए। पूनम दीदी, मैंने आपसे रक्षाबंधन पर मिलने का वादा किया था, लेकिन रक्षाबंधन का वादा तो आपने निभाया है देश को बचाकर। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। जेटली, दीदी कहते हो और एहसान की बात करते हो? बहन और भाई के बीच एहसान शब्द अच्छा नहीं लगता। अब तो बता दो कि तुम कौन से विभाग में काम करते हो? दीदी, बस इतना कह सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री की स्पेशल टास्क फोर्स रॉक में अधिकारी हूँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।